आगे देखते हैं इसमें हम, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। समास रचना में दो शब्द होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहा जाता है और दूसरा पद उत्तर पद, तथा इन दोनों के समास से बना नया शब्द समस्त पद। जैसा कि मैंने पहले अभी बताया आपको कि जब हम समास की प्रक्रिया अपनाते हैं, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनाते हैं, नए शब्द की रचना करते हैं, तो जो नया शब्द निर्मित होता है वह आपका समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है, सामासिक पद कहलाता है। और जो प्रक्रिया होती है वह समास कहलाती है। और इन समस्त पद में दो पद होते हैं। समस्त पद में दो पद होते हैं, जिसमें पहला पद पूर्व पद और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। तो समास रचना में दो शब्द होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहा जाता है, पहले पद को, और दूसरा पद उत्तर पद, तथा इन दोनों के समास से बना नया शब्द समस्त पद। देखिए पूर्व पद और उत्तर पद, जैसे 10 हैं जिसकी आनन, यानी समस्त पद इसका होगा दशानन, और पूर्व पद और उत्तर पद तो दशानन। तो यहाँ पर 10 और आनन होगा पूर्व पद 10 है और उत्तर पद आनन होगा। घोड़े पर सवार, घोड़े जो है वह पूर्व पद होगा और सवार उत्तर पद होगा। तो समस्त पद दशानन और घुड़सवार होगा। फिर यहाँ पूर्व पद और उत्तर पद देखिए, राजा का पुत्र, यानी समस्त पद राजपुत्र हो जाएगा। यश को प्राप्त, समस्त पद यश प्राप्त हो जाएगा। और पूर्व पद जो है देखिए, इसमें राजपुत्र में राजा और उत्तर पद पुत्र है। और उसी प्रकार यश प्राप्त में अगर पूर्व पद उत्तर पद पूछता है तो यश जो है पूर्व पद है और प्राप्त जो है वह उत्तर पद है। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे सीताराम, समस्त पद का विग्रह होगा सीता और राम। समास प्रक्रिया से शब्द निर्माण। अब देखिए कैसे हम समास की प्रक्रिया द्वारा नए शब्द की रचना करते हैं, निर्माण करते हैं। हिंदी में समास प्रक्रिया के अंतर्गत 3 प्रकार से शब्दों की रचना हो सकती है। देखें, पहला तत्सम शब्दों के समास से, यानी तत्सम और तत्सम शब्दों के समास से, यानी राष्ट्र, धनपिता, राष्ट्रपिता, यानी इसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों जो है वो तत्सम ही होंगे, दोनों पद। राष्ट्रपिता, राजा का पुत्र, राजपुत्र, स्नान के लिए गृह, स्नान गृह। तद्भव शब्दों के समास से, जैसे घोड़े पर सवार, घुड़सवार, चारपाई यानी चारपाई, बैलों की गाड़ी यानी बैलगाड़ी। अब विदेशी प्लस विदेशी, यानी दोनों पद जो है विदेशी, यानी तत्सम का मेल से तद्भव के, और विदेशी। हवा का जहाज, हवाई जहाज। आराम के लिए गाह, आराम गाह। जेब के लिए खर्च, जेब खर्च। हिंदी में ऐसे समस्त शब्द भी मिलते हैं जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। जैसे तत्सम और तद्भव, चंद्रमुहि। तत्सम और विदेशी, योजना कमीशन। तद्भव और विदेशी, डाक खाना।
विदेशी और तत्सम जिलाधीश, तद्भव और तत्सम बिजली यंत्र। विदेशी और तद्भव पॉकेट मार। अब समास के भेद। तो ये तो हमने जाना कि समास है क्या। अब हम चलते हैं समास के भेद पर। समास के निम्नलिखित 4 प्रमुख भेद हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा आपका जो है वह बहुव्रीहि समास है, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा अव्ययी भाव समास। देखिए इसमें 2 समास और द्विगु समास और कर्मधारय समास, यह समास जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही पढ़े जाते हैं। संस्कृत में द्विगु तथा कर्मधारय समास को अलग भेद माना गया है, लेकिन हिंदी में इनकी चर्चा तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही की जाती है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर तत्पुरुष समास को। देखिए जहाँ इस पद में जैसा कि बताया गया आपको कि 2 पद होते हैं, तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, क्योंकि इन्हीं पदों के हिसाब से इनका वर्गीकरण किया गया है। क्योंकि किसी में जो है पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद गौण होता है, किसी में उत्तर पद प्रधान पूर्व पद गौण होता है, किसी में दोनों पद प्रधान होते हैं, किसी में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। तो इन्हीं पदों के हिसाब से इनको वर्गीकृत किया गया है। तो अब यही जानेंगे हम कि कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है और कौन सा जो है वो गौण होता है। तो तत्पुरुष समास में देखें, पहले कह रहा है कि जहाँ पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है। यानी आप ये जान लें कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। इस प्रकार तत्पुरुष समास में सदैव पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। सामान्यतः तत्पुरुष समास 2 प्रकार से बनते हैं। 2 प्रकार से बनते हैं। देखिए संज्ञा और संज्ञा के समास से, जैसे युद्ध का क्षेत्र युद्ध क्षेत्र, दान में वीर दानवीर, स्नान के लिए गृह स्नान गृह, देश का वासी देशवासी, घोड़े पर सवार घुड़सवार, राजा का कुमार राजकुमार। सूखे द्वारा पीड़ित यानी सूखा पीड़ित, आप पर बीती यानी आप बीती। अब विशेष देखिए, विशेष क्या कह रहा है, कह रहा है कि समस्त पद बनते समय विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। आप हमेशा ध्यान देंगे जब हम तत्पुरुष समास में क्या होता है इसको पहचानने का भी आसान ये तरीका है आपके पास, कि जब हम समास की प्रक्रिया अपनाते हैं तत्पुरुष समास की, तो यहाँ पर विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। विभक्ति चिन्ह पीछे के क्लासेस में आपने कारक पढ़ा होगा। कारक के जो चिन्ह हैं उन्हीं को हम विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। तो समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है तथा इसके विपरीत समास विग्रह के अंतर्गत विभक्ति चिन्हों पर को आदि का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत से हिंदी में कुछ ऐसे समास भी आ गए हैं जिनमें कुछ विशिष्ट नियमों के कारण संस्कृत की विभक्तियों का लोप होता है। जैसे स्वर में उत्पन्न यानी सरसिज कमल, मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय अर्थात शिव, युद्ध में यानी युद्ध स्थिर यानी युद्ध में स्थिर युधिष्ठिर, विश्व को भरने वाला यानी विश्वंभर यानी ईश्वर। अनेक बार दोनों पदों के मध्य आने वाला पूरा शब्द समूह परसर्ग की तरह लुप्त हो जाता है। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, बैलगाड़ी यानी बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, वन मानुष वन में रहने वाला मानुष वन मानुष।
अब यहाँ पर देखिए समस्त पद और विग्रह दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं यहाँ से भी कौन सा समास है। देखिए विग्रह यहाँ समस्त पद दिया है अनुभवजन्य, यानी अनुभव से जन्य। यहाँ पर देखिए ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, अनुभवजन्य यानी अनुभव से जन्य। अमचूर, आम का चूरा। यहाँ पर देखिए से, का, पर, से ये सभी विभक्ति चिन्ह हैं और समस्त पद में इन्हीं का लोप हुआ है। और जब हम विग्रह करते हैं तो इनके ही चिन्हों को हम क्या करते हैं, फिर से दिखा देते हैं। ठीक है, उसको हम जो है तत्पुरुष समास कहते हैं, जहाँ पर विभक्तियों का लोप होता है। तो अनुभव जन्य में अनुभव से जन्य, यहाँ पर से विभक्ति का लोप हुआ है और से जो है वह किसका है, तो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर करण कारक से होगा, साधन का बोध हो रहा है क्योंकि जानने का जो है, देखिए कारक में जो है अपादान का भी से होता है और करण का भी से होता है। लेकिन हम अंतर कैसे करते हैं इन दोनों में कि करण कारक के से क्रिया के होने के साधन का पता चलता है, माध्यम का पता चलता है, जबकि अपादान कारक में से विभक्ति से अलगाव का बोध होता है, अलग होने का बोध होता है। तो यहाँ पर अनुभवजन्य यानी अनुभव से जन्य, यानी यहाँ पर जो है करण कारक होगा, यहाँ से करण का आशय लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर क्रिया के होने के साधन का पता चल रहा है कि जानना किससे हो रहा है, अनुभव से। अमचूर, आम का चूरा, यहाँ पर संबंध कारक है, का, की और रा, रे, री उसके चिन्ह होते हैं। आप बीती, आप पर बीती, यहाँ पर अधिकरण है क्योंकि अधिकरण कारक तत्पुरुष समास तो है। कौन तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है। पहले आप तत्पुरुष को ही जानिए, यहाँ पर सब में जो है विभक्ति की ही लोप मिलेंगे आपको समस्त पद में। आप बीती तो आप पर बीती, आशातीत, आशा से अतीत, उद्योगपति, उद्योग का पति, क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। तो यहाँ पर सब से, का, पर, से, का, के लिए, को, से, का, यानी सभी जो ये क्या है, इनमें जो है यह विभक्ति चिन्ह है और इन सब के समस्त पद में इन्हीं चिन्हों का लोप हुआ है। और हम ये जानते हैं कि जहाँ भी समास की प्रक्रिया अपनाते समय या समस्त पद बनाते समय कारक चिन्हों का या विभक्तियों का लोप होता है तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। वहाँ पर क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। अब तत्पुरुष समास के जो उपभेद हैं उनको हम जानते हैं। तत्पुरुष समास के उपभेद कि तत्पुरुष समास के दो उपभेद हैं जो अभी हम लोगों ने जाना कि कर्मधारय और द्विगु समास। तो कर्मधारय और द्विगु समास इसको हम लोग अगले पीरियड में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।